गुनाहों का देवता। और इसको पढ़ते कुछ दिन हुआ मुझे, मतलब मैंने अभी हाल ही फिलहाल में इसको पढ़ना स्टार्ट किया। मैं अभी बताता हूँ, लगभग पेज नंबर 152 पे पहुंचा हूँ। इसमें एक पंक्ति है पेज नंबर 151 पे कि मतलब अभी इस समय तक सुधा की शादी हो चुकी है, चंदर अकेला रहता है, उदास रहता है। उसी समय मतलब जो कवि हैं वो लिखते हैं कि चाँद कितनी कोशिश क्यों ना कर ले, वह रात को दिन नहीं बना सकता। मतलब ऐसा है कि जब चंदर की मतलब जब सुधा की शादी हो जाती है, उसके बाद वो जब अपने ससुराल चली जाती है, तो यहाँ जब चंदर अकेला रह जाता है, तो जो उसकी यादें थी सुधा की, वो इसको बहुत व्याकुल करती रहती हैं। इसे हर क्षण इसे बहुत परेशान करती हैं और ये बहुत शांत रहने लगता है धीरे-धीरे करके। परंतु एक समय के बाद जब उसे थोड़ा समय बीतता है, मतलब धीरे-धीरे जब समय बीतता है, तो वो उसी की एक मतलब उसकी एक रिलेटिव थी, तो वो जब उसके घर रहती थी बिनती, वो कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन चंदर हँसता नहीं था, मुस्कुराता नहीं था। तो उसी के दौरान ऐसी पंक्ति आती है कि चाँद कितनी कोशिश क्यों न कर ले, वह रात को दिन नहीं बना सकता। आगे की लाइन है कि लेकिन आदमी हँसता है, दुःख दर्द सभी में आदमी हँसता है। जैसे हँसते-हँसते आदमी की प्रसन्नता थक जाती है, वैसे ही कभी-कभी रोते-रोते आदमी की उदासी थक जाती है और आदमी करवट बदलता है, ताकि हँसी की छाह में कुछ विश्राम कर फिर वह आँसुओं की कड़ी धूप में चल सके। मैं मतलब इस लाइन को आप एक बार फिर से रिपीट करके सुनिएगा कि इसमें लिखा क्या है। शायद इसकी गहराई आप तब समझ पाएँ। तो ये बड़ी बढ़िया लाइन लगती है। एक ये है और एक लाइन और है आगे, उसको मैंने मार्क किया था, शायद आपको दिखा दूँ। अभी मिल नहीं रही है लाइन में, हाँ, ये रही। आ गई थी, मैं ही नहीं ध्यान दिया। इसमें मतलब अभी उसकी शादी मतलब हो रही थी। उसके जस्ट मतलब कल जैसे उसकी शादी है, वो आज के दिन की बात है। तो अभी 2 घंटे हैं। तो मतलब उसी समय है कि 1-2 घंटे बाकी रहते हैं उसकी शादी को। उसी उसी दौरान वार्ता होती रहती है सुधा और चंदर के बीच। तो कहती है, याद है चंदर, इसी जगह आँचल में छिपा कर नान खटाई लाई थी। आओ, आज अपने हाथों से खिला दूँ, कल ये हाथ पराए हो जाएँगे। और सुधा ने एक इमरती तोड़कर चंदर के मुँह में दे दी। चंदर की आँखों में 2 आँसू छलक आए। सुधा ने अपने हाथ से आँसू पोंछ दिया और बोली, चंदर, घर में कोई खाने का ख़्याल रखने वाला नहीं है। खाते-पीते जाना। तुम्हें हमारी कसम, मैं शाहजहाँपुर से लौट कर आऊँगी तो दुबले-पतले मत मिलना। चंदर कुछ बोला नहीं। आँसू बहते गए, सुधा खिलाती गई, वह खाता गया। सुधा ने गिलास में पानी दिया, उसने हाथ धोया और जेब से रुमाल निकाला। क्यों? आज आँचल में हाथ नहीं पोंछोगे? सुधा बोलती है। चंदर ने आँचल हाथ में ले लिया और पलकों पर आँचल दबाकर फूट-फूट कर रो पड़ा। छी चंदर, आज तो हम सँभल गए हैं। हमने सब स्वीकार कर लिया चुपचाप। अब तुम कमज़ोर मत बनो। तुमने कहा था मैं शांत रहूँ तो शांत हो गई। अब क्या मुझे भी रुलाओगे? उठो चंदर। चंदर उठ खड़ा होता है। सुधा ने एक पान चंदर के मुँह में देकर कत्था कमीज़ से लगा दिया। चंदर कुछ नहीं बोला। अरे! आज तो लड़ लो चंदर, आज से ख़त्म कर देना। इतने में बिनती बिनती जिसकी अभी चर्चा मैंने पहली पंक्ति में की थी वो, इतने में बिनती तौलिया ले आई। दीदी, इन्हें कुछ सिखा दो। सॉरी, कहती है दीदी इन्हें कुछ खिला दो, ये खा नहीं रहे हैं, बिनती ने कहा।
खिला दिया। सुधा बोली, देखो चंदर, आज मैं नहीं रोऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। तुम बराबर मेरे सामने रहना। मंडप में रहोगे ना? हाँ रहूंगा, चंदर ने आंसू पीते हुए कहा। कहीं चले मत जाना, मेरी आखिरी विनती है। सुधा बोली। चंदर तौलिया लेकर चला गया। चूंकि बारात में कुल 8 ही लोग आए थे, अतः घर की और माथुर साहब की 2 ही कारों में काम चल गया। जब ये लोग आए तो नाश्ते का सामान तैयार था और चंदर चुपचाप बैठा था। उसने फौरन सबका सामान लगवाया और सामान रखवाकर वह जा ही रहा था कि कैलाश ने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर उसे घुमा लिया और गले से लगाकर बोला, कहाँ चले कपूर साहब? नमस्ते। चलो पहले नाश्ता करो। और खींचकर वह चंदर को ले गया। अपने बगल की मेज पर बिठाकर उसकी चाय अपने हाथ से बनाई और बोला, कुछ नाराज थे क्या कपूर? खत का जवाब क्यों नहीं देते थे? हम तो बराबर खत का जवाब देते रहे यार। कपूर चाय पीते हुए बोला, अच्छा तो हम घूमते रहें इधर उधर, खत गड़बड़ हो गए होंगे। लो समोसा खाओ, कैलाश ने कहा। चंदर ने सिर हिलाया तो बोला, मियाँ अरे वाह मियाँ, शादी तुम्हारी नहीं हो रही है, हमारी हो रही है, समझे? तुम क्यों तकल्लुफ कर रहे हो? अच्छा कपूर, काम तो तुम्हें ही होगा सब। हाँ कपूर बोला। बाकी इसकी आगे की वार्ता है। हम्म हम्म, ये है, यहाँ से मुझे पढ़ना है। ये किताब अगर कभी आपको पढ़ने का मौका मिले, गुनाहों का देवता, इसकी किताब की पहली लाइन में लिखा है, कौन सा गुनाह, कैसा गुनाह? किसी से जिंदगी भर स्नेह रखने, प्रेम करने का गुनाह। स्नेह और प्रेम जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचने लगे तो उसका त्याग करने का गुनाह। है ना अजीब बात? बहुत ही अच्छी बुक है, गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती ने लिखी है। बहुत बढ़िया बुक, मतलब बहुत बढ़िया बुक है। इसको आप सबसे मैं अनुरोध करूंगा, अगर आप कि, किताबों के शौकीन हैं तो आप एक बार जरूर गुनाहों का देवता पढ़िएगा। अगर ये बुक अच्छी लगती है आपको तो इसके बाद आप रेत की मछली पढ़िएगा। अगर वो भी अच्छी लगती है तो उसके बाद आप अक्टूबर जंक्शन पढ़िएगा। अगर वो भी अच्छी लगती है, ना भी लगे तो भी, तो आप दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये पढ़िएगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ ये चारों किताबें आपको जरूर पसंद आएंगी। एक समय था किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, बहुत सारी किताबें हुआ करती थी, पीछे पूरे रैक में किताबें भरा हुआ करती थी। बहुत सारी किताबें दूसरों को दे दी, बहुत सारी किताबें मतलब यार दोस्त आए कमरे से उठा ले गए। बस ऐसे ही चलता रहा। अब कुछ ही किताबें बची हैं, वही पढ़ता हूँ। नई अभी तक कोई नहीं लाया हूँ। अगर आप इतनी पढ़ लें तो एक बुक और है मेरे पास, मैं आपको, देर रात तक। देर रात तक कुमार गुप्ता करके एक है, उनकी लिखी हुई किताब है ये। मतलब बहुत खास नहीं है ये बुक मुझे मतलब बहुत ज़्यादा खास नहीं लगती। परंतु हाँ, मुझे इसकी एक लाइन है जो बहुत अच्छी लगती है कि लिखा है कि अब मैं धीरे धीरे आश्वस्त हो रहा हूँ कि मैंने जिनको भी खो दिया है वे अब नहीं लौटेंगे, कभी नहीं लौटेंगे। मैंने अपने हर भ्रम को दूर ढकेल दिया है। मुझे अब अपनी सारी सफलताएं खोखली मालूम पड़ रही हैं, जैसे मैं इतने सालों से कोई झूठ ढो रहा था। मैं अपने हर झूठ को नदी में बहा देना चाहता हूँ, जैसे मृत्यु के पश्चात अस्थियां बहा दी जाती हैं मुक्ति की आशा में। बहुत अच्छी बुक है ये भी। ये लाइन, प्रेम में होना नियत है, पर प्रेम निभाना आपका चयन। प्रेम में आप हैं या नहीं है, वो
विधि का विधान है, वो ईश्वर की लीला है, लेकिन आप उसको कैसे निभा रहे हैं ये आप पे तय करता है। यही है गौरव गुप्ता, इन्हीं की लिखी हुई बुक है ये। इसका आई थिंक प्राइस मुझे पड़ा था 180 के करीब पड़ा था क्या, 180 की थी ये बुक। वैसे इसकी एमआरपी 249 है, मुझे 180 की पड़ी थी। और ये मुझे पड़ी थी 250 के करीब में पड़ी थी। इसकी एमआरपी है 299। इसके कई सारे संस्करण आ चुके हैं। 2025 में मैंने लिया था इसका 84th एडिशन, नहीं हाँ 84th एडिशन मैंने लिया था इसका, 84वां संस्करण। बढ़िया बुक है, कभी समय मिले तो आप भी पढ़िएगा। एक बुक और है, हाँ एक तो यहीं पड़ी होगी, गोरा है क्या ये, नहीं सुकरात की है ये सब तो, फिलोसफर की, सुकरात फिलोसफी की बुक है ये, सुकरात की है। इसमें उतनी खास नहीं है, मगर खास तो ये भी है। लेकिन एक है गोरा है, एक किताब है ये गोरा, रविन्द्रनाथ टैगोर की है। अगर आप समाज में मौजूद कमियां, अच्छाइयां, खूबियां, या जो भी हैं बुराइयां हैं, कुछ भी है, अगर समाज में कितनी चीजें मौजूद हैं, जातीय भेदभाव कैसे हो रहा है, कैसे एक दूसरे के प्रति आलोचनाएं हमेशा से समाज में बनी रही, अगर इन सब चीजों को करीब से देखना है ना, तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई ये एक पुस्तक गोरा मैं रिकमेंड करूंगा। ये आप एक बार जरूर पढ़िए। मैं दावे के साथ बता सकता हूँ ये बुक आई थिंक आपको बहुत पसंद आने वाली है। पूरा मतलब एक उपन्यास है ये, बहुत अच्छी कहा, बहुत अच्छी बुक है ये भी। बाकी लिफाफा है, आषाढ़ का एक दिन, ये भी बहुत अच्छी बुक है। फिर 12th फेल तो है ही, डायरी है, रश्मि रथी है, बस यही सब पड़ी हुई हैं। कभी समय मिले तो समय निकाल के किताबें पढ़िए। किताबें पढ़ने से आपका तजुर्बा बढ़ेगा, जब आपका तजुर्बा बढ़ेगा तब आपकी सोचने और समझने की जो क्षमता है उसका विकास होगा। आजकल कोको एफएम और पॉकेट डायरी ऐसे करके कई सारी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। लोग पढ़ने के बजाय ईयरबड लगा के सुनना पसंद करते हैं। सुनना और पढ़ना दोनों में अंतर हो जाता है। आप जो पढ़ के सीखेंगे, मैं दावे के साथ बता सकता हूँ कि वो आप कभी सुन के नहीं सीख सकते। जो आप सुन के हो सकता है जितनी चीजें सीखें, उसकी अपेक्षाकृत आप पढ़ के ज्यादा ही सीखेंगे, कम नहीं। तो मेरी उम्मीद और है कि आप सब ये किताबें खरीदेंगे, और जब आपको कभी समय मिलेगा तो आप समय निकाल के पढ़ेंगे। और भी कई किताबें हैं जिनको मैं आपको धीरे धीरे रिकमेंड करता रहूंगा। अगर कुछ पूछना है कोई किताब के बारे में, अगर आपको जानना है कि या कोई किताब ऐसी है जो आपको नहीं मिल रही है कहीं पे, या फिर कोई किताब आपको मेरे पास से चाहिए, जो मेरे पास है मैं वही दे सकता हूँ, तो आप मुझसे सीधा बात कर सकते हैं, कमेंट करिए। मैं आपको वो बुक जो मेरे पास है मैं जरूर प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। बाकी देखते हैं, ठीक, थैंक यू। अच्छा, इन जब किताबों को आप रखें अपने पास, तो एक काम और किया करिएगा कि इन सभी में ना हाइलाइटर रखा करिएगा अपने पास, कुछ इस प्रकार से। जब आपको लगे कि कोई लाइन मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सॉलिड लाइन है, तो आप उस लाइन को अंडरलाइन कर दें, हाईलाइट कर दें।
फिर कई बार होता है कि कुछ किताबें होती हैं, जैसे कुछ मूवीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती हैं कि हाँ, मैं इसको एक बार फिर से देखूँगा, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको ऐसे कोई मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है, तो आप उसको 2 बार देखना पसंद करते हैं। ऐसी ही किताबें होती हैं, किताबें आपको जो पसंद आ जाए, वो आप कई बार उसको देखना पसंद करते हैं। कई बार उसको पढ़ना पसंद करते हैं, माफ़ कीजिएगा। तो उस दौरान जब आप ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं, मुझे उसे कई बार पढ़ना जब आप उसको पसंद करने लगते हैं, तो पूरी किताबें पढ़ने में एक लंबा समय चला जाता है। तो अगर आपको उसका मेन चीज़ जिस जो आप हाइलाइट करके रखे हैं, अगर आप पेज पलट के वही पढ़ लेंगे, तो पीछे की सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाती हैं एक बार में। जैसे जो लाइन आप पढ़ रहे हैं, उसके पीछे की जो सारी समरी है, जो सारी स्टोरी है, वो आपको एक झटके में याद आ जाती है। तो इसीलिए हाइलाइटर थोड़ा ज़रूरी है, हाइलाइटर का यूज़ कीजिए, जब भी पढ़ते रहिए आप लोग, ठीक? चलिए, मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।